सो ये वीडियो दूसरा पार्ट है IIMD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में मैं 26 से शुरू करने वाला हूँ। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज हुक्स लॉ। इन इलास्टिक्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हीट इन जूल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड? सॉरी 700 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 900 जूल पर केजी केल्विन। तो हीट कितना आएगा? MST होता है, MS डेल T। तो M होता है 500 ग्राम इंटू 10⁻³ करने से ये केजी होगा, इंटू S क्या दिया है 900 जूल पर केजी केल्विन, और टेम्परेचर चेंज कितना है 720 - 20 केल्विन लिख सकते हो चेंज, और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम ही होता है। सो 9 × 5 45 × 10⁴ और 10⁻³ मतलब 10 इंटू 700। तो केजी से केजी काट जाएगा, केल्विन से केल्विन काट जाएगा, ये होगा जूल। सो यहाँ से आएगा 7 × 45 × 10⁻³ जूल। सो ये होगा 3.15 × 10⁵ जूल, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 2 3 रिप्रेजेंट डिफरेंट मीडियम n is refractive index, then which of the following equation is true? n2 3 का मतलब n2/n3। जो पहला जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा, दूसरा जो इंडेक्स है वो नीचे में आएगा। तो देखो यहाँ पे जो n31 होता है n3/n1 और n12 होता है n1/n2। सो n31 × n12 होगा n3/n1 × n1/n2। सो n1 काट जाएगा, सो n3/n2 मतलब n32, जो कि इसके साथ इक्वल नहीं है ये 2 3। सो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है देखो, n3/n1 × n1/n2, जो कि 3 n1 काट जाएगा, सो 3 आएगा 2 आएगा। सो ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। 729, if A is the angle of prism, I is angle of incidence, E is a angle of emergence, then the angle of deviation डेल्टा ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं हो तो थोड़ा कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं। तो यहाँ से ये रे लाइट, लेट से द ट्राइंगल साइड ऑफ द प्रिज्म इज ABC। सो AB प्लेन पे लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है, इसके बाद रिफ्लेक्शन करके AC प्लेन से इमर्ज कर रहा है लाइट रे। सो यहाँ पे I एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो एंगल है ये I, और ये जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ABC लेट से ये जो पॉइंट है D और ये पॉइंट है E, इसके बाद ये जो पॉइंट है लेट से F। नाउ इस लाइट रे को इस पाथ में जाना चाहिए था, लेकिन प्रिज्म के लिए यहाँ डिवाइड हो गया। सो ये जो एंगल है ये होता है एंगल ऑफ डिविएशन, जो कि दिया है डेल्टा। लेट से इसको पॉइंट आउट करता हूँ मैं G से। नाउ एंगल GD और E, कलर चेंज करके बताता हूँ, GD और E ये जो एंगल है ये कितना होगा? ये होगा I माइनस, लेट से ये जो एंगल फर्स्ट वाला जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो है R1, तो I माइनस R1। नाउ GED ये जो एंगल GED ये एंगल कितना होगा? लेट से ये जो एंगल होगा सेकेंड वाला रिफ्लेक्शन एंगल वो है R2, तो ये होगा E माइनस R2। नाउ ट्राइंगल GDE को कंसीडर कर लेते हैं। देखो कोई भी ट्राइंगल का कोई भी साइड इंक्रीज करने से जो बाहर वाला जो एंगल क्रिएट होता है वो ऑपोजिट कॉर्नर में जो एंगल है उसका सम के साथ इक्वल होता है। ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है।
सो ट्राइंगल GDE में जो बाहर वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है डेल्टा इक्वल टू ऑपोजिट इनर एंगल क्या क्या है GDE और GED। सो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 जो कि होता है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 ऐसे। नाउ यहाँ पे ADFE इस चतुष्कोण को कंसीडर करता हूँ ADFE। तो एंगल A जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल D प्लस एंगल F और प्लस एंगल E इक्वल टू 360। चतुष्कोण का जो चार एंगल का जो सम होता है तो एंगल A प्लस D और E ये होता है 90 डिग्री करके, क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा है। सो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो A प्लस F इक्वल टू 360 माइनस 180 जो कि होगा 180 डिग्री। तो A प्लस F 180 और डेल्टा ये आया है। नाउ ट्राइंगल DFE को कंसीडर कर लेते हैं। DFE को कंसीडर करने से ये होगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से जो F का वैल्यू होगा वो है 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। सो यहाँ से पुट कर दो। सो एंगल A प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180। सो 180 दो साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि होगा R1 प्लस R2। नाउ डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा का वैल्यू होता है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की जगह हम लोग A लिखेंगे। तो डेल्टा का जो फाइनल वैल्यू है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 730। If a metal wire of length L and cross section area A has resistance R, then the resistivity of the material of the wire is equal to R proportional to L होता है, R proportional to 1 by A होता है। तो R proportional R equal to रो L by A होता है। यहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी। तो R A by L फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 731. If a projectile is thrown with velocity v makes an angle theta with the x-axis, then the time taken for achieving maximum height is given by the formula. So maximum height increase अटेंड करने के लिए लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इज v, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी h vx। नाउ सिर्फ हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कंसीडर करने वाला हूँ। तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी vy और माइनस क्योंकि ऊपर जा रहा है gt। लेट से यहाँ पे आने के लिए t टाइम लगते हैं। तो यहाँ से t का वैल्यू होता है vy बाई g। तो vy मतलब v sin थीटा बाई g। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेमी इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया है, फोकल लेंथ दिया है, इमेज पोजीशन निकालना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सो लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, जहाँ पे v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो u आएगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहाँ से 1 बाई वी का वैल्यू होगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, जो कि v होगा
एफ यू बाई यू माइनस एफ, सो एफ का वैल्यू है 6 इंटू यू का वैल्यू है 10, 10 माइनस 6 सो 15, सो फर्स्ट 3 option, third option is correct option. Now next question, if chlorine has two isotope, one of 35U and the other is 37U, U मतलब atomic mass number, mass weight, and the average mass of chlorine atom is 35.5U, then the ratio of abundance of the two isotope of masses 35U and 37U. देखो एबंडेंस यहाँ पे बोला है। एबंडेंस क्या होता है, नेचुरली कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ पे क्लोरीन बोला है तो इसका जो एवरेज मास होता है, एवरेज मास होता है वो हर एक आइसोटोप का जो मास होगा उसके साथ, लेट्स से जो फर्स्ट आइसोटोप ये है M1 और सेकेंड आइसोटोप M2 और एवरेज मास होता है M, तो M होगा M1x प्लस M2 1 माइनस x, जहाँ पे x होता है एबंडेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दैट इज 35U, 35U मास नंबर वाला जो आइसोटोप होता है उसका एबंडेंस x, मतलब बाकी होगा 1 माइनस x, मतलब एबंडेंस मतलब नेचुरली जो आइसोटोप मिलता है उसका जो परसेंटेज होता है। तो लेट्स से क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है, तो इस 2 आइसोटोप में कितना परसेंट नेचुरली इसको पता है कंपेयर टू इस टोटल क्लोरीन में, जिसको एबंडेंस बोलते हैं। लेट्स से फर्स्ट आइसोटोप पाते हैं x% और सेकेंड आइसोटोप हम लोग पाते हैं क्या होगा 1 माइनस x%, ऐसे। तो यहाँ पे m का वैल्यू है 35.5 और m1 का वैल्यू है 35UX प्लस M2 का वैल्यू है 37U 1 माइनस x, सो U काट जाएगा। सो यहाँ से 35.5 इक्वल टू 35x और यहाँ पे माइनस 37x, सो जो होगा वो है 2x माइनस 2x प्लस 37, सो यहाँ से 2x का वैल्यू होगा 37 माइनस 35.5 जो होगा 1.5, सो यहाँ से x का वैल्यू होगा 1.5/2। सो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा एबंडेंस का रेशियो, फर्स्ट का है x और सेकंड का है 1 माइनस x, जो फर्स्ट का होता है वो है 1.5/2 और सेकंड का होता है 1.5/2, मतलब 1.5/2 बाई 2 माइनस 1.5 जो कि होता है 0.5/2, तो 2 से 2 काट जाएगा, तो होगा 15/5 जो कि होगा 3, तो 3:1, 3/1, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, if is the magnitude of uniform electric field in a conductor, tau is the relaxation time, then the term E tau by m is equal to the electron। देखो कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसके अंदर कोलिशन होता है, तो दो कोलिशन के बीच में जो टाइम गैप होता है वो है रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और आपस में टकरा जाता है, कोलिशन होता है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पर एक्सीलरेशन बना रहता है। इसलिए हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसको 0 कर लेते हैं और एक्सीलरेशन रहेगा। और वो एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो फोर्स क्रिएट होगा वो है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मतलब माइनस E, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है तो फोर्स मतलब m इंटू ए इक्वल टू E। तो यहाँ से a का वैल्यू होगा E/m, एक्सीलरेशन का वैल्यू। नाउ क्या पूछा है क्वेश्चन में, द टर्म E/t/, इज
इक्वल टू द डैश। ना हम लोग एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, तो इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं टेक्निकली। तो ये होगा लेट्स से वीडी। तो इस वीडी होगा इनिशियल एवरेज वेलोसिटी प्लस 80। तो यहाँ से v0 और t मतलब रिलैक्सेशन टाइम बाई m। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऑप्शन थर्ड, if the empirical formula for the observed wavelength for hydrogen atom 1 by lambda equal to r into 1 by 1 square और minus 1 by n square। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 12 नहीं 1 square होगा। where n is the integral value higher than 1 then it's represent dash spectral series। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा n1 पे क्या है, 1 है। n1 1 मतलब लीमेन सीरीज है ये। अगर 2 होता तो बामर होता, लीमेन बामर पर्सन बैकेट फोर्ड हम्फ्रीज 1 2 3 4 5 6। 736 if the energy of electron in second orbit of hydrogen equal to minus 3.4 electron volt then how much is the energy in the third orbit। देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो है 13.6 बाई एन स्क्वायर। एन का अगर वैल्यू 2 हो तो जो वैल्यू होगा वो है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एन का वैल्यू 3 है तो E3 का जो वैल्यू होगा वो है 30.6 बाई 3 स्क्वायर 9। सो यहाँ से आएगा 1.5 माइनस 1.511 जो कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आईडी नंबर 737 इफ द गैस पार्टिकल are of diameter d, average velocity v, number of particle per unit volume n, then the volume a particle sweeps in time t is। गैस पार्टिकल मतलब पार्टिकल बहुत ही छोटा होगा, तो इसको हम लोग स्फेरिकल शेप में कंसीडर कर लेते हैं। तो स्फेरिकल पार्टिकल का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर होता है रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल। नाउ एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वेलोसिटी क्या है, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v। सो द वॉल्यूम ए पार्टिकल स्वीप्स इन टाइम t इज a इंटू v। v मतलब लेंथ बाई टाइम, सो एरिया इंटू लेंथ मतलब वॉल्यूम बाई टाइम। एवरेज स्पीड इंटू एरिया होता है वॉल्यूम स्वीप्स आउट इन टाइम t। तो यहाँ से 4 पाई r मतलब d बाई 2 डायमीटर बाई 2 स्क्वायर इंटू भी। तो यहाँ से 2 2 गुना 4 4 4 काट जाएगा, सो आएगा बी पाई डी स्क्वायर भी। ये पर यूनिट टाइम पे जितना वॉल्यूम का गैस पार्टिकल स्वीप होता है एट इन टाइम टी, द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल स्वीप एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब पाई डी स्क्वायर भी इंटू टी। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पाई होगा और d2 मतलब d स्क्वायर vt। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इफ द आइडियल गैस इक्वेशन इज रिटन एज pv इक्वल टू के बी सफिक्स पे आएगा nt व्हेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देन के रिप्रेजेंट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इफ x इज डिस्प्लेसमेंट time taken is t, initial velocity u, final velocity v, acceleration a, then which of the equation is true। तो v u a और x, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a x। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, सेकेंड ऑप्शन। if x is displacement of a particle performing simple harmonic motion देन हाफ के एक्स स्क्वायर, x2 मतलब एक्स स्क्वायर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक दिया है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इफ x इक्वल टू 0 देन एनर्जी इज 0। 0 मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू a एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के a स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस S, Q इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय S एंड क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। इच परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देन दीज थ्री आर रिलेटेड बाय गॉसेस लॉ फॉर्मूला। यहाँ पे फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट ऑप्शन। डैश इन द conduction band overlap on the valence band। मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड दोनों को दोनों ओवरलैप कर जाता है, लेकिन इंसुलेटर में गैप रहते हैं, बहुत ज़्यादा गैप रहते हैं, और सेमीकंडक्टर में थोड़ी ज़्यादा गैप रहते हैं। इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट based on pressurized water reactor, which substance is used both as a moderator and as the heat transfer medium। तो यहाँ पे वाटर यूज करता है, क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर का जो टेम्परेचर वो को भी नेग्लिजिबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर एंड हीट ट्रांसफर मीडियम के लिए वाटर यूज करते हैं। इन ए स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, the first antinode is formed। lambda is the wavelength of stationary wave। यहाँ पे बोला है फर्स्ट एंटीनोड, तो फर्स्ट एंटीनोड मतलब बोथ एंड पे अगर कोई स्ट्रिंग फिक्स्ड है, तो अगर फर्स्ट एंटीनोड लेना चाहेंगे तो एक ही लूप क्रिएट होगा, तो यहाँ पे एक ही एंटीनोड आएगा। तो एक लूप का जो लेंथ होता है वो है लैम्डा बाई 2, ये मतलब एक लूप का होता है लैम्डा बाई 2, जो कि ऑप्शन 2 पे है। इन स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड द फर्स्ट एंटीनोड, फर्स्ट एंटीनोड मतलब इज फॉर्म्ड एट x इक्वल टू, तो यहाँ से एंटीनोड का जो डिस्टेंस वो पूछा है, तो एक लूप का जो लेंथ है वो है लैम्डा बाई 2, तो एंटीनोड का डिस्टेंस होगा इसका हाफ, जो कि है लैम्डा बाई 4। तो सेकेंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ए चार्ज Q of mass M execute a circular orbit in a plane normal to B। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली प्लेन के रिस्पेक्ट पे नॉर्मली काम करते हैं। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज इक्वल टू, सिंस B is acting along normal the particle execute a circular motion। तो सर्कुलर मोशन के लिए उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो कि mv²/r, वो लॉरेंट फोर्स के इक्वल बराबर होगा। मैग्नेटिक फोर्स QB भी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो V से एक V काट जाएगा, तो यहाँ पे R का जो वैल्यू होगा वो है mv/QB। नाउ टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बाई वेलोसिटी। नाउ R/V का
वैल्यू पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म आर और वी के टर्म में नहीं है। तो यहाँ से आर बाई वी होता है एम बाई क्यू बी, तो टी होता है टी 2 पाई एम बाई क्यू बी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा 1 बाई टी मतलब क्यू बी बाई 2 पाई एम। फर्स्ट ऑप्शन। इन आइंस्टाइन mass energy equivalence relation equal to mc square, c stand for speeds of light. In equilibrium the total energy is equally distributed in all possible energy mode for a molecule, with each mode having an average energy equal to half kT. This is the equipartition theorem. यहाँ पे के बी सफिक्स में है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो हाफ के इंटू टी। इन रादरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट which of the following were directed towards the goldfoil, that is alpha particle? Rutherford alpha scattering. In simple harmonic motion the particle velocity lag behind the displacement by a phase angle पाई बाई 2। क्योंकि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वो एक साइनसोइडल फंक्शन की तरफ लिखते हैं, क्योंकि ये एक पीरियोडिक मोशन होता है इसलिए। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी और वेलोसिटी क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का अंदर जो फेज एंगल होगा वो है पाई बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है एनर्जी ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आर जो होता है वो है राइडबार्ग कांस्टेंट।